नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आज मेरे साथ 2 लर्नेड गेस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फयाज़ अहमद फयाज़ी जी, सभी जानते हैं, बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिला है फयाज़ जी को सोशल मीडिया में आकर बहुत सारे मुद्दों को रखने के लिए। और संदीप जी, को-फाउंडर ऑफ प्रारब्ध, हमारे साथ रेगुलर जुड़ते रहते हैं। मैं आज इसी नोट पर स्टार्ट करना चाहूँगी कि राहुल की माँगी हुई मुराद जिस पे इतने दिन से अड़े हुए थे, इतनी बवाल मचा रखा था, किसी जर्नलिस्ट से भी पूछते थे तुम्हारी जात क्या है? मोची के यहाँ जाते थे उससे भी पूछ लेते थे, पॉलिटिशियन से भी पूछ लेते थे, फिंगर्स उठा देते थे कि आपके कैबिनेट में एक भी ये नहीं है, एक भी वो नहीं है, इस तरीके की बातें करते थे। तो मोदी जी ने सोचा कि भई बच्चा इतने दिन से युवा नेता इतने दिन से उछल रहा है, इतने दिन से परेशान है, आज इसकी मुराद पूरी कर देते हैं। तो आज उन्होंने उनकी माँगी हुई डिमांड को आज हार गए मोदी जी, कांग्रेस के सामने हार गए और उन्होंने राहुल की माँगी हुई मुराद को पूरा कर दिया। बट इसमें एक छोटा-सा लूप होल ये रह गया कि जो वो नहीं चाहते थे, वो भी वो करने जा रहे हैं। मोदी जी शॉकर और सरप्राइज़ेज़ देने में बड़े आगे हैं। फयाज़ भाई, ये क्या है जिस पे हम बात कर रहे हैं? एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद यू क्योंकि ये आपसे ज़्यादा रिलेटेड है। माँग रहे थे वो कास्ट सेंसस भी दे दिया पर साथ में एडिशनल भी बहुत कुछ दिया है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। जी, फयाज़ जी। जी, मैं सर्वप्रथम आपसे आज्ञा लेते हुए मैं इस मुद्दे पे बात करने से पहले मैं दर्शकों से ये आग्रह करूंगा और पसमानदा समाज से, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो है लाइट ऑफ करने का 9 से 9:15 का वो किया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि इसका विरोध करें, अपने घर की लाइट जो है जला के रखें। हम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कोई अपने घर की बत्ती को ऑफ ना करे, सब लोग रोशनी और प्रकाश को ऑन करके ये दिखाएं कि वाकई वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है एक मुस्लिम समाज के लिए और भारत के लिए एक नई रोशनी लेके आ रहा है, एक नई प्रकाश लेके आ रहा है। अब मैं आपके मूल प्रश्न जो है, देखिए, एक बहुत ही डिमांड जो है, बहुत पुरानी डिमांड थी, और मैं जहाँ तक हम लोग लगातार इस बात की करते रहे कि मुस्लिम समाज में भी सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए और उसकी जनगणना होनी चाहिए। देखिए, मैं जो ओबीसी की जो जनगणना की बात होती थी, जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में कहा फयाज़ कि भाई, राहुल जी, यहाँ पर जी, मैंने जी। एक छोटी-सी गलती कर दी है। मैंने हुँ, मेन क्रक्स नहीं बताया है। कास्ट हुँ। सेंसस की बात कर रहे थे राहुल गांधी और जी, जी। मोदी जी ने कहा है बिल्कुल कास्ट सेंसस कराएँगे। पॉपुलेशन सेंसस भी होगा साथ में। पर जी, कास्ट जी। सेंसस सिर्फ हिंदुओं का नहीं होगा, जी, सबका जी, होगा। मैं वही बात जी। कह रहा था। जी, बिल्कुल। और बिल्कुल है, देखिए, अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो देश हमारा सेकुलर देश है। सारे जैसे सारे धर्म के लोगों के मानने वालों की जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं बराबर इस चीज को लेके मुखर रहा हूँ कि अक्सर देखिए जाति जनगणना की बात होती है तो ओबीसी की जनगणना की बात होती है। ओबीसी में भी हिंदू समाज की जो ओबीसी है उसकी जनगणना की बात होती है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हिंदू धर्मावलंबी है उनकी गणना हमेशा होती है। और वो उसको वो क्या कहते हैं, उसको टेबल भी किया जाता है, उसको आप देख भी सकते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में न सिर्फ ओबीसी बल्कि एससी एसटी की भी जनगणना नहीं होती। यानी हिंदू समाज में जो एससी एसटी की जो जाति जनगणना या जनजातीय जनगणना होती है, वो मुस्लिम समाज की नहीं होती। तो हमारा प्रश्न लगातार, हम लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब तक आप ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहे हैं, या ओबीसी हिंदुओं के साथ साथ ओबीसी मुसलमानों की भी नहीं कर रहे हैं, जब तक आप जो है मुस्लिम धर्मावलंबी एससी एसटी की जनगणना जरूर कर लीजिए। तो ये सेकुलराइज करने का प्रयास है, जो सामाजिक न्याय है। मोदी जी लगातार, प्रधानमंत्री हमारे देश के, मुस्लिम समाज में भी सामाजिक न्याय की बात को लगातार वो कर रहे हैं। और देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को जगह भी दिया, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रखते हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक अगला मास्टर स्ट्रोक है। मैं इसको मास्टर स्ट्रोक कहूंगा, क्योंकि इससे जो विपक्ष है वो पूरी तरह से धाराशायी हो गया। क्योंकि विपक्ष को लग रहा था कि इस मुद्दे पे मोदी जी हमेशा बैकफुट पे रहेंगे, जबकि वो फ्रंट फुट पे खेलते उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाया। लेकिन एक बड़ी उसमें बात है कि न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि मुस्लिम समाज, ईसाई समाज और सिख समाज और भी जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, यानी पूरी तरह से जो कास्ट सेंसस आने वाला है वो सेकुलर कास्ट सेंसस आएगा।
तो ओबीसी में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी भी गिनती होनी चाहिए, एससी एसटी जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम आदिवासी, उनकी भी गिनती होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ एक समग्र रूप से जो भारत देश के अंदर जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना है वो पूरी तरह से सेकुलराइज होकर चरितार्थ होने की बात है। जी। फयाज भाई, मैं ये क्वेश्चंस कभी पूछती नहीं हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बट मुस्लिम समाज में कितनी कास्ट हैं? एक वो 72 फिरके की भी बात होती है जो हम कई बार बात करते हैं, और देखिए, मैं कितने। समझता हूँ कि लगभग जो है 250 से पौने 300 जातियां भारत के अंदर मुस्लिम समाज में होंगी। और बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो न ये ओबीसी तो की लिस्ट में दर्ज हैं, न एससी एसटी की लिस्ट में दर्ज हैं। मैं समझता हूँ 250 पौने 300 जातियां तो स्पष्ट रूप से हैं। और अगर आपको देखना है तो जितनी भी राज्यों की ओबीसी की लिस्ट है, चाहे एसटी की लिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट में चूंकि मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं रखा गया, ईसाई समाज के लोगों को नहीं रखा गया है, लेकिन जो उस समाज में आते हैं उनको ओबीसी की लिस्ट में रखा गया है। तो अगर आप राज्यवार देखना चाहें तो राज्यवार भी देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ओबीसी के वहां भी देख सकते हैं। तकरीबन 250 से पौने 300 जातियां हैं मुस्लिम समाज में। जो आप 72 फिरके की बात कर रही हैं तो वो तो मिथोलॉजिकल और जो आइडियोलॉजिकल जो इस्लाम का है उसका वो बंटवारा है। लेकिन पसमानदा समाज या ओबीसी एसटी समाज जो मुस्लिम धर्मावलंबी, आपको हर मसलक का, हर उसमें, चाहे शिया में, सुन्नी में, देवबंदी में, बरेलवी में, हर जगह आपको दिखाई देगा। जी। इसमें सबसे प्रताड़ित समाज कौन सा है फयाज भाई? सबसे प्रताड़ित देखिए मतलब। देखिए इस देश में विडंबना रही है कि जो मुस्लिम तुष्टिकरण कह लीजिए या मुस्लिम समाज की जब भी बात होती है तो दरअसल वो अशराफ समाज की बात होती है, जो बाहर से आया हुआ मुसलमान है, जिसने इस देश पे शासन किया, हुकूमत किया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक भी उन्हीं की थी। पाकिस्तान ले लिया, फिर भारत के अंदर भी छोटे छोटे पाकिस्तान बना के वो अपना राज भोग रहे थे। वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, लखनऊ का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद अब तक देखिए, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक, बीच में वाजपेयी जी का भी दौर आया, वही नीति चली मुस्लिम तुष्टिकरण की। लेकिन अब थोड़ा सा मोदी जी के जमाने में बदलाव हो रहा है, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय पे बल दिया जा रहा है। और विशेष रूप से मोदी जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। और देश का प्रधानमंत्री जब किसी मुद्दे पे बात करता है तो वो न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है। और जो आपका क्या प्रश्न किया था आपने? सबसे प्रताड़ित कौन है हाँ, अशरफ के अंदर? प्रताड़ित। तो हाँ हाँ, अशरफ के देखिए। अंदर लगता है हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं जो बाहर से आए हैं हाँ ना। बिल्कुल, अब मैं जो हीरे प्रताड़ जवाहरात। की बात की, जो पसमानदा मुसलमान है, देखिए कैटेगराइजेशन अशराफ, अजलाफ और अरजाल, ये इस्लामिक शरिया के शब्दावली हैं। मैंने अपने घर से नहीं गढ़ा। मैं तो भोजपुरी हिंदी बोलने वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ से अरबी बोल पाऊंगा, अरबी में कहाँ से शब्दावली ले आ पाऊंगा। तो उसमें देखिए, अशराफ में विदेशी मूल के मुसलमान हैं जो बाहर से आए, आक्रांता रहे। और अजलाफ में जल्फ शब्द का बहुवचन है जिसका मतलब असभ्य लोग होता है, उसमें ज्यादातर कामगर जातियां हैं। और जो अरजाल, रजील शब्द का बहुवचन है जिसके मतलब नीच और निकृष्ट के होते हैं, इसमें जो है स्वच्छकार जातियां, साफ सफाई वाली जातियां, जो दलित जातियां कहते हैं, वो आते हैं। तो अजलाफ और अरजाल मिला के हम लोग पसमानदा कहते हैं। पसमानदा से पहले मैंने देशज पसमानदा जोड़ा था। तो इनकी आप भागीदारी देखेंगे तो कहीं नहीं है, और सबसे प्रताड़ित है। और ये प्रताड़ना जो है ये मुस्लिम समाज की तरफ से है, ये अशराफ समाज की तरफ से है। और इसका उदाहरण आप देखेंगे, जब अशराफ मुसलमान इस देश में शासक थे, आप चाहे वो मुगलों के दौर में देखिए, अकबर ने जियो निकाला था कि रजील कमीन लोगों को पढ़ने नहीं देना है, यानी पसमानदा मुसलमानों को पढ़ने नहीं देना है। क्यों नहीं पढ़ने देना है? क्योंकि ये फसाद बर्पा करते हैं। भारत आजाद हुआ, हिंदुओं ने एक अच्छा देश बनाया, हिंदुओं ने एक अच्छा संविधान बनाया। तो इस देश में वीर अब्दुल हमीद एपीजे कलाम पैदा हुए पसमानदा समाज में, जो अकबर के इस जियो को नकार दिया कि नहीं, जो तुम कह रहे हो कि पसमानदा पढ़ लिख के जो है फसाद बर्पा करेगा, वो फसाद नहीं, वो मिसाइल बनाएगा, देश की रक्षा सिस्टम को मजबूत करेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो खुद जान दे देगा। तो ये सबसे प्रताड़ित। और आज भी आप देख लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आजकल बहुत शोर शराबा किए हुए है। उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक भी देशज मुसलमान नहीं है जिसको हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं, सारे विदेशी मुसलमान हैं। और ये सारे मुसलमानों की तरफ से दावा करते हैं। और विडंबना ये है कि वो तो ठीक है, वो दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो जो है उसमें ओबीसी एसटी से मुसलमान नहीं है। और मीडिया भी, देश के बुद्धिजीवी भी, राजनीतिक पार्टियां भी उनको मुस्लिम समाज का नुमाइंदा मानती है, जो बिल्कुल तरह से झूठ बात है। वो अपना पाकिस्तान वक्फ बोर्ड में देखिए, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय किया गया, पसमानदा समाज की भागीदारी की बात की गई, महिलाओं की भागीदारी की बात की, उसका ये लगातार विरोध कर रहे हैं। तो विरोध की सबसे बड़ी वजह है कि अब पहली बार मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने करके सरकार के किसी उपक्रम में पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी दी जा रही, जो मुसलमानों से संबंधित है।
उससे पहले देश आजाद होने के बाद जो भी लोक कल्याणकारी चीजें हुई, आरक्षण हुआ, उसमें पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी मिला। एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। देखिए, ओबीसी में जो मुस्लिम आ रहे हैं वो मंडल कमीशन ने दिया, और आप यकीन जानिए कि मंडल कमीशन में एक भी हिंदू मुसलमान नहीं था। अगर मुसलमान होता तो अशराफ वर्ग से होता। तो जिस तरह से उन्होंने शेड्यूल कास्ट आरक्षण में मौलाना आजाद ने, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारेवी ने, हालांकि सरदार पटेल ने फेवर में वोट किया था, ये इन लोगों ने वोट करके शेड्यूल कास्ट में मुस्लिम समाज को आने नहीं दिया कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। उसी तरह से ये ओबीसी में नहीं आने दिए होते। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे हिंदू मेंबर थे मंडल कमीशन में, तो उनको लगा कि नहीं, ये न्याय की बात थी, उन्होंने न्याय स्थापित किया। इसीलिए हम कहते हैं कि इस देश में पसमानदा का हित हिंदू समाज के साथ सुरक्षित है, क्योंकि हमारी जो कुछ भी स्थिति अच्छी हुई है, आजादी के बाद अच्छी हुई, देश में संविधान लगने के बाद अच्छी, क्योंकि जो तथाकथित अशरफ मुस्लिम शासनकाल था उसमें हमारे साथ बहुत उत्पीड़न हुआ। हमें बस्ती से बाहर बसाने की जियो अकबर के जमाने में निकला था। सबसे आखिरी बादशाह, मैं एक बात करके खत्म कर दूं, सबसे आखिरी बादशाह जो मुगल था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसके दरबार में मुजरा मुशायरा होता था, उसने एक स्पेशल फोर्स बनाने की बात की, तो उसमें जियो में लिखा था कि इसमें रजील कमीन लोग नहीं होने चाहिए, शेख सैयद मुगल पठान होने चाहिए जो आला हिम्मत होते हैं। क्यों देसी मुसलमानों को नहीं रखना? क्योंकि वो कायर होते हैं, उनकी हिम्मत थोड़ी होती है। इस तरह की बात की है। जिस बादशाह की कोई हैसियत नहीं, जिसके पीछे 10 लोग भी लड़ने वाले नहीं थे, उसकी ये हालत है। तो ये नफरत और वो सारी चीजें रही हैं। डिटेल के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में चैप्टर नंबर 10 इससे डील करती है। उसमें पता है कि कितनी प्रताड़ना रही है। और स्वयं आप देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना कुछ होने के बाद जिस वक्त अमेंडमेंट एक्ट का वो विरोध कर रही है, जिसमें मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रखते पसमानदा को भागीदारी दे, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही कि हम अपने जो बोर्ड है उसमें पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी देके तब विरोध करें, तो एक आधार भी बनता है। तो ये पूरी तरह से जो है ऐतिहासिक रूप से भी और वर्तमान में भी आप देखिए हमें जो भारत सरकार के उपक्रम है, ये जो भारत सरकार के स्कूल है, कॉलेज है, नौकरियां हैं, पढ़ाई लिखाई, उसमें तो हमें आरक्षण मिल जाता है। लेकिन जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, जमीयतुल उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, या मिल्ली काउंसिल है, वहां हमें मुसलमान माना ही नहीं जाता, वहां हमें घुसने ही नहीं दिया जाता, उसके चौकीदार तक ये नहीं बनाते। जी आपने जी कहा गायत्री कि जी। पसमानदास का हित हिंदुओं के साथ में है। जी ये क्या सभी पसमानदास की थिंकिंग है? क्या छुआ-छूत उनके साथ अभी भी बहुत ज़्यादा है? क्या उनको पानी भी नहीं पीने दिया हम जाता है शहर हाँ, में? दिस देखिए इज़ ऐसा है, कब्रस्तान आप चले जाइए, जिन कब्रस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं वक्फ के नाम पे, वो कब्रस्तान अगर गवर्नमेंट के कब्जे में आती है तो वहां पसमानदा मुसलमान दफन हो सकता है। आज नहीं हो सकता है, क्योंकि अशराफ के कब्रस्तान में ही हमको दफन नहीं होने देते। चंदा उसका जरूर लेंगे, उसकी बाउंड्री कराने की जब बात होगी तो चंदा हमसे जरूर लेंगे कि कब्रस्तान घेरना है, तब नारे तकबीर बोल के और मुसलमानों का कब्रस्तान है बोल के हमसे चंदा ले लेते हैं, लेकिन उसमें दफन नहीं देते हैं। कब्रस्तान जब गवर्नमेंट के पास रहेगा तो उसमें कोई भी दफन हो सकता है। तो ये जो खुलेआम चीजें हैं और दिखाई दे रही हैं, अब इस पे चूंकि बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो मैं समझता हूं कि जब इस पे किसी बीमारी पे, किसी प्रॉब्लम पे जब चर्चा होगी तो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। जी संदीप भाई, ये जो पॉपुलेशन सेंसस की बात, सॉरी, पॉपुलेशन सेंसस की जो बात हो रही है, हाउ डू यू सी इट? एंड देन फिर हम्म, हम आएंगे क्रिश्चियंस वाले मैटर पे भी, क्योंकि क्रिश्चियंस में भी बहुत सारा है। जी। मैम, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं इतने प्रबुद्ध इंसान डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी के साथ बैठा हूँ अरे नहीं। और अपने विचार साझा कर रहा हूँ। नहीं सर, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि हम और आप मिल चुके हैं वो एक अलग कहानी है। पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, दर्शकों को भी साथ भी साझा करना चाहूंगा, दर्शकों को प्रणाम, कि एक जो भारतीय मुसलमान का सबसे बड़ा मैटर और भारतीय हिंदू का जो सबसे बड़ा मैटर रहा, वो रहा अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद। ठीक है, अब वो विवाद नहीं रहा, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने उसका केस लड़ा, उसमें सामने रखा इरफान अंसारी जी को। डॉक्टर साहब, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, ठीक है? हाशिम वो भाई अंसारी। हाशिम अंसारी, उनके बेटे थे जी, इरफान अंसारी। नहीं, उनके बेटे इकबाल अंसारी, जिन्होंने इकबाल दोबारा अंसारी, ठीक है। दोबारा दोबारा भी लोग प्रयास कर रहे थे कि वो कोर्ट में जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अब हाँ, हम बस यहीं मैं खत्म करना ठीक चाहते है, हैं। जी मैंने नहीं, मेरी बात यहीं खत्म हो जाती। हाशिम अंसारी जो है, कोर्ट से केस लड़ते रहे, वो अयोध्या में रहे और अपने आसपास के पूरा जो समाज था उसका प्रकोप और उसका ताप झेलते रहे, पर जीवन भर मुसलमानों के इतने बड़े मैटर में वो डील करते रहे जो भारत का सबसे पुराना केस था। उनकी तकलीफ क्या थी? चलो, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, एक बना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। उसमें कौन कौन ट्रस्टी बना, क्या बना, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं हुई।
हाशिम अंसारी जी ने एक विरोध दर्ज किया कि भैया मेरे बेटे को भी तो एंट्री दिला दो। जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को 5 एकड़ जमीन मिली है रोनाही पे, जिसकी मस्जिद बनेगी, अशराफों ने सिर्फ इसलिए उनके बेटे को, जो आदमी जीवन भर अपना केस लड़ता रहा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नाम पर, कपिल सिब्बल ये वो दुनिया सबने उनके लिए बिहाफ पे केस लड़ा, पर जिसे कंधे पर बंदूक रख के दागी गई, उन भाई साहब के बेटे को जब बाबरी मस्जिद के लिए बनाने के लिए 5 एकड़ की भूमि मिली, उस ट्रस्ट में उसका नाम नहीं है क्योंकि वो पसमानदा है। सारे अशराफ हैं। ओवैसी हैदराबाद में बैठा हुआ है, वो बोलता है कि भैया हम नहीं बाबरी बिलीव करते, हमको ये जजमेंट में बिलीव नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, वहीं बनाएंगे जहां है। अरे रोनाही हम भी देख रहे हैं, हम जब भी लखनऊ से अयोध्या जाते हैं रोनाही बीच में पड़ती है। बना लो यार, एक बोर्ड तुमने बना रखा है और उस बोर्ड पे बहुत बढ़िया डिजाइन बना रखा है कि ये बिल्डिंग बनेगी उस मस्जिद की। पैसा ले लिया पता नहीं कितना, उस ट्रस्ट में कितना पैसा है किसी को अंदाजा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक ईंट नहीं रखी इन्होंने, ईंट छोड़िए एक पसमानदा नहीं रखा इन्होंने उस ट्रस्ट में। ये हाल है जातीय विभेद का, ठीक है, अशराफ और बाकी का। रही बात डॉक्टर फैयाज से, ज्यादा तो मेरा काम नहीं है इस पर। मैं एज अ आउटसाइडर, एज अ हिंदू, जब मेरे सामने ये सब चर्चाएं आती हैं तो मैं सोचने का प्रयास करता हूं कि भैया भारत के हिंदू समाज के साथ क्या हो रहा था। मैंने टीवी मीडिया पर सदैव देखा कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे इस पॉकेट में ये वोट बैंक जो है इतना है, मुसलमान वोट बैंक इतना है, यादव वोट बैंक इतना है, दलित वोट बैंक इतना है, ब्राह्मण समर्ण वोट बैंक इतना है। मुसलमान और हिंदू वोट बैंक की बात नहीं हो रही है। मुसलमान क्या सिर्फ मुसलमान होकर वोट करेगा कि जो जुम्मे को खुतबा मिल जाएगा सिर्फ उसी पे वोट करेगा? क्या यही एक वोट? भाई वोट क्या है, डेमोक्रेसी क्या है? हर इंसान का स्व विवेक है कि मेरा विवेक यह कहता है कि मुझे इस समाज में, इस जगह पर जहां मैं रहता हूं, मेरे परिवार के लिए ये आदमी बेहतर साबित होता है, मैं इसको वोट करूंगा। पर मस्जिद का खुतबा जो है क्या कहता है कि नहीं, तुम उसको वोट करोगे जो भाजपा को हराएगा। अच्छा ठीक है, भाजपा को हरा दिया आपने, राजद ने बिहार में हरा दिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज करना चाहूंगी। फयाज जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक व्यूअर का, और वो ये है कि 70 साल 75 साल कांग्रेस ने रूल किया, हमेशा अपीजमेंट की पॉलिसी खेली, क्या कुछ फायदा हुआ है इस समाज देखिए को? इसमें से नहीं, बिल्कुल नहीं। अशराफ समाज का जो है फायदा हुआ है, वो मंत्री रहा है, ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी सरकार के करीब रहा है, तो उसने अपना हर तरह से अल्पसंख्यक नाम पे, मुसलमान नाम पे अपना उल्लू सीधा किया है। तो पसमानदा ये को जो उमर लाभ अब्दुल्ला, मिला है, फारूक अब्दुल्ला और ये राहुल गांधी क्यों बार बार बोलते रहते हैं कि डरा हुआ है मुसलमान, डरा हुआ है मुसलमान? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पसमानदा का जो भी फायदा हुआ देश आजाद होने के बाद, वो जनरल स्कीमें जो बनी हैं, जो जनरल एजुकेशन का सिस्टम आया, हेल्थ का सिस्टम आया, या जो सरकार की चीजें, जैसे सरकार का कोई स्कूल है वहां हमें आरक्षण मिल गया। मैं एक बात कहता हूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, हिंदू शब्द पे मैं जोर डाल रहा हूं, बस एक उदाहरण से आप बात समझे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक पसमानदा को एडमिशन लेके पढ़ाई करना आसान है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुश्किल है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सोशल जस्टिस का आरक्षण नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सोशल जस्टिस का आरक्षण है, और जब आरक्षण है तो पसमानदा मुसलमान ओबीसी एसटी में आता है, उसको वहां एडमिशन मिलने में आसानी होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं। तो इससे आप समझ लीजिए कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, अलीगढ़ अशराफ यूनिवर्सिटी है। तो जो भी हमारा फयाज फायदा भाई, हुआ है फयाज भाई, सरकार की चीजों से। जी जी, बोले प्रदीप जी। दिल्ली के जामिया मिलिया में और हैदराबाद के उस्मानिया में भी क्या सेम कंसेप्ट है एएमयू वाला? हाँ देखिए, ये थोड़ा सा फर्क है। जो जामिया मिलिया इस्लामी है उसमें 50% अल्पसंख्यक रिजर्वेशन, अभी वो भी एक खेल आप समझ लीजिए। 50% में 30% जो है जनरल मुसलमानों को रखा गया है, 10% वुमन का रिजर्वेशन है, ठीक। तो 40% में अशराफ हो गए, 10% में ओबीसी और एसटी मुसलमानों को रखा गया, जिनकी संख्या कुल मुस्लिम आबादी की 90% है। यानी नाक ऐसे पकड़िए, घुमा के पकड़िए, तो वो अल्पसंख्यक का जो आरक्षण है उसमें सब अशराफ घुस जाते हैं, ठीक है। उस्मानिया के बारे में मुझे उतनी नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, मैं इसको अभी देख लेता हूं कि वहां हमारी समझ से वहां पे जो है शायद लागू होता है, क्योंकि वहां जो स्टेट गवर्नमेंट है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। लेकिन जामिया का अलीगढ़ को तो बिल्कुल क्लियर है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए
कि जो यूनिवर्सिटी सरकार के पैसे से चल रही है, और भाई सिर्फ और भाई खाली मुसलमानों के ओबीसी एसटी क्यों, भाई हिंदू समाज में भी ओबीसी एसटी है, उसको अलीगढ़ पढ़ने का क्यों नहीं अधिकार है, उसको जामिया मिल्लिया में पढ़ने का क्यों नहीं अधिकार, उसके लिए वहां आरक्षण क्यों नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि आपने मदरसा खोल रखा है, जिसको चाहेंगे पढ़ाएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक और मजे की बात है, वो आपसे लिखा जरूर लेंगे कि आप ओबीसी में आते हैं कि एससी एसटी में आते हैं। जब तुमको सोशल जस्टिस का आरक्षण देना नहीं तो हमारी जाति क्यों पूछ रहे हो। जात इसलिए पूछते हैं शरीफों ताकि का सर्टिफिकेट अगर, है ना वो, शरीफों का। हाँ, वो जात इसलिए पूछते हैं ताकि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके, उनको पता होना चाहिए कि कौन ओबीसी है कौन एसटी एसटी है। दूसरा, वो गवर्नमेंट को डाटा दिखाने के लिए कि हमारे इतने ओबीसी एसटी पढ़ते हैं। और वो शराफतनामा वाली आप बात कर रहे हैं, वो बहुत पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लिखवा के ले जाना पड़ता था कि ये हमारे इलाके के शरीफ घर के हैं, मतलब शरीफ मतलब विदेशी मुल्क के मुसलमान हैं। अब तो खैर वो चीज खत्म हो गई, 56 तक था। मुझे एक बहुत वृद्ध एक साहब हैं, वो गुप्त जी, वो बता रहे थे। और पुरानी स्टडी आप करेंगे शराफतनामा वाला, वहां भी मदरसे में भी कलकत्ते के अंदर भी था कि बिना शराफतनामा के एडमिशन नहीं होती थी। एक मदरसा छपरा में भी था, उसमें भी लिख के आना पड़ता था कि उसमें शराफतनामा, यानी आप रेस वाइज, जाति वाइज, नस्ल वाइज अरबी ईरानी मूल के हैं कि नहीं। तो ये चीजें रही, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारी स्थिति अच्छी हुई सरकार की वजह से होती। इसीलिए मैं कहता हूं, और सरकार कहते कि हमको बचपन से सिखाया गया कि हिंदुओं की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी, कल को कांग्रेस थी, या कल को जो है जनता पार्टी की भी सरकार है, लेकिन इस सारी सरकारों को बेसिकली ये सरकार के विरोध में पसमानदा को भड़काते हैं कि सरकार हिंदुओं की है, हिंदू संविधान है। तो मैं काउंटर के तौर पे भी यही कहता हूं कि जो भी स्थिति हमारी अच्छी हुई है, हिंदुओं ने जो संविधान बनाया उस वजह से, जो हिंदुओं ने एक सुंदर देश बनाया उस वजह से हमारी स्थिति हुई। आज भी जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, चाहे आप सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात ना कीजिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में अरबी डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट देख लीजिए, यूनानी मेडिसिन देख लीजिए, वहां सब अशराफ भरे पड़े हैं, पसमानदा घुसने तक नहीं देते। आप अभी देखें, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, अभी आप एक जनरल से आरटीआई डाल लीजिए कि कितने ओबीसी मुस्लिम हैं अरबी, फारसी और उर्दू विभाग में या यूनानी मेडिसिन में, आपको पता चल जाएगा कि कितने हैं। तो अशराफ संख्या में कम है, लेकिन वो शासक वर्ग है, तो वो माइनॉरिटी के नाम पे, मुसलमान को नाम पे सारी चीजें कब्जा किए हुए। अब ये चीज नहीं होने पाएगी। इसीलिए मोदी जी जब मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो ये मुसलमानों को बांटने वाला कर रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों को बांट रही है, मोदी जी मुसलमानों को बांट रही है। आप दिन रात हिंदू समाज में ओबीसी, दलित, पिछड़ा, सवर्ण, ब्राह्मण कर रहे हैं, तब आप हिंदुओं को नहीं बांट रहे हैं, तब वो सामाजिक न्याय की बात हो जा रही। वही चीज जब मुस्लिम समाज में हो रही है तो बांटना हो जा रहा है, यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो अब ये चीज खुल के चला आ रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब किसी चीज को कहेगा तो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा होती है। हम आप चर्चा कर रहे हैं और निश्चय स्थिति बदलेगी। अब अशराफवाद टूट रहा है, और अशराफवाद इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पे, एक्ट के नाम पे जो विरोध कर रहे हैं, वो अपना पाकिस्तान बचाने का विरोध कर रहे हैं। वक्फ की जमीनें इन्होंने वक्फ थोड़ी किया है, बंटवारे के टाइम कस्टोडियन से बचाने के लिए इन्होंने वक्फ का खेल खेला। जमींदारी उन्मूलन के टाइम अपनी जमीनें बचाने के, क्योंकि जमींदार थे ये, उस वक्त इन्होंने वक्फ खेल किया। इसीलिए पूरा का पूरा गांव क्लेम कैसे कर लेते हैं, भाई जमींदार थे तो गांव इनकी जमींदारी में थी, तो उसको वक्फ कर दिया, वक्फ के नाम पे दे दिया। इसीलिए कहीं लिखत पढ़त में नहीं है, पाकिस्तान भाग रहे हैं, वक्फ करके भागे। कुरान ये कहता है, कुरान पहली बुक है धार्मिक जिसमें रिटर्न बात है कि कोई भी चीज आप करते हो तो उसको लिख लिया करो दो गवाहों की मौजूदगी में। तो आपने वक्फ का क्यों नहीं रिकॉर्ड रखा? इस्लामी की बात मान लिए तो भाई इस्लाम से लेना देना नहीं, इनको जो है इस्लाम की आड़ में अपने सत्ता बचा, अपनी जमीन बचाने के लिए, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार जमीनें छीनना चाह रही है। बताइए, तो ये इससे आप इनका चरित्र समझ सकते हैं। जी आपने माइनॉरिटीज का नाम लिया कि माइनॉरिटीज के नाम पर ये मलाई मार रहे हैं। आपको लगता है कि अब क्योंकि ये कास्ट सेंसस, मैं व्यूअर्स में रिक्वेस्ट करूंगी लास्ट तक बने रहिएगा, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हिंदूज का तो होगा ही होगा, हम तो पहले ही मान के चल रहे हैं, अनाउंस हो गया तो होगा। मुस्लिम देखिए, इस मामले में हिंदू समाज बहुत स्वस्थ है, उसका ब्राह्मण भी उसकी दलित की बात करता है, दलित की लड़ाई लड़ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको कैबिनेट में जगह दिया था भीमराव अम्बेडकर सर वो को। कम्युनिस्ट थे, सर वो जी कम्युनिस्ट नहीं, थे, अम्बेडकर देखिए को हरवाया था मैं उन्होंने। उनकी सुनिए, मैं उनकी उस पे पॉइंट बात से नहीं कर, मैं डिबेट एक नहीं बात कह करेंगे। रहा हूं कि जब ब्राह्मण उसकी बात होती है, आज भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको 10 ब्राह्मण ऐसे बता दूंगा जो हिंदू समाज में सोशल जस्टिस के लिए, दलितों के राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन एक उदाहरण आप मुस्लिम समाज में नहीं दिखा सकते। कोई सैयद जो है, ये तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ ये सब चीजें हैं। आप देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जगह दी गई है पसमानदा मुसलमान को, इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये इतना सामाजिक न्याय का हाल है। आपको जी। लगता है कि डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी यहीं से चेंज होगी एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बिग हाँ, थिंग बिल्कुल एक्चुअली। देखिए देखिए एक बड़ी संख्या जब तक है सेंसस और होगा इसे जो माइनॉरिटी माइनॉरिटी या को मुसलमान डिफाइन नाम किया पे जाएगा। देखिए माइनॉरिटी और मुसलमान नाम पे जो खेल चल रहा है, जो अशराफ अपना फ़ायदा उठा रहा है, वो अब चीज़ खत्म होने वाली है। देखिए मैं एक बात नेहरू जी की बात आई थी मैं कह दूँ, मुस्लिम लीग ने देश का बँटवारा करा लिया। नेहरू का जो नेहरू के एक बहुत बड़े वो थे मौलाना आज़ाद, जबकि वो शराबी थे, शराब पीते थे, फिर भी उसको मौलाना लोग कहते हैं, कैसे कहते हैं? हालाँकि इस्लाम में शराब हराम है, शराब कोई पिए उससे हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन चूँकि इस्लाम हराम कहता है और शराब पीने वाले को इस्लाम में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मौलाना आज़ाद बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वो अशराफ हैं, सैयद हैं। उन्होंने सारे मुस्लिम लीगियों को कांग्रेसी टोपी पहना-पहना के सत्ता वर्चस्व में भागीदार बनाया। पटना में सैयद जफर साहब जो है, जो मुस्लिम लीग के चुनाव पे जीते थे और पाकिस्तान नहीं गए, उनको कांग्रेस ने, नेहरू जी ने टिकट देके फिर एमएलए बना दिया। ये खुलेआम मुस्लिम तुष्टिकरण चल रहा था और ये मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं, अशराफ तुष्टिकरण है, जो अल्पसंख्यक नाम पे, माइनॉरिटी नाम पे और मुस्लिम नाम पे चल रहा था। अब इस पे जो है धीरे-धीरे इस पे बात हो रही है और जब कास्ट सेंसस आएगा, जब मुस्लिम समाज की सारी जातियों की जब आ जाएगी और इस पे भी जब जोर दिया जाएगा, तो अशराफवाद ऐसे ही टूट जाएगा और सामाजिक न्याय जब इसका एक ही हल है मुस्लिम सांप्रदायिकता कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात की जाए। जी। जी, इसके इसमें एक बहुत और इम्पोर्टेंट है संदीप भाई, मैं चाहूँगी कि आप इस पे थोड़ा-सा रोशनी डालें। दिस इज़ अबाउट ये जो पॉपुलेशन सेंसस होगा, ये बहुत लोगों के लिए गड़बड़ हो जाएगी। ये तो सीए, एनआरसी, बांग्लादेशी, रोहिंग्याज़, ये तो सबके लिए मुसीबत हो गया एक साथ ही। वो जो आराम से बैठे हुए हैं, 5 लाख का फिगर तो आ ही रहा है। आज इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास अभी आया है, मैं इसको पढ़ना चाहूँगी। बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं और वी आर इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। इनफैक्ट मैं पढ़ देती हूँ, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है इसलिए। 1965 में एक फैमिली आई क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने उनको आने दिया। उनको जम्मू एंड कश्मीर में, दीज आर पाकिस्तानी पीपल, 1965 जम्मू एंड कश्मीर से आए, इलीगली आए। फारूक अब्दुल्ला ने उनके लिए सारे पेपर्स रेडी कराए, उनको रहने की जगह दी, उनके लिए नौकरी दी। और नौकरी कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर। 1999 में दे वर पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। क्या ये जो पहलगाम हुआ, तो तार सारे जुड़ते हुए नहीं आ रहे हैं कि ये जो अब्दुल्ला अस्कल आरएसएन जी जो एक्स रॉ ऑफिसर हैं, फॉर्मर ऑफिसर हैं, उन्होंने सीधे-सीधे अब्दुल्ला की खोल कर रख दी है पूरी पोल पट्टी। जी संदीप जी। क्वेश्चन इज़, ये जो गायत्री जी, सब बैठे हुए हैं भारत को अपना धर्मशाला बनाकर, प्लस सीए एनआरसी। मैं आपसे इसमें सीएनआरसी और जातिवाद, एकदम जातिवाद का जो मैं ना आपसे 5 से 10 मिनट चाहूंगा और मैं डॉक्टर साहब से भी समय चाहूंगा और दर्शकों से भी समय चाहूंगा अपनी बात कहने का कि बिल्कुल, बिल्कुल। जातिवाद का जो ना जो जातिवाद कास्ट जो बताया जाता है, दैट इज हायरार्की अमंग द पीपल। जो समाज में जो हायरार्की है कि एक समाज जो है वो ऊपर है, वो उसका एक टुकड़ा नीचे है, और पिरामिड वाला स्ट्रक्चर है कि एक मजदूर वर्ग है वो बहुत नीचे है। ठीक है, अभी कश्मीर से बड़ा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता जहां पे अशराफवाद और पसमानदा का जो एक बाइफर्केशन हुआ है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, मैम लालू बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए, मुलायम बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए, अखिलेश और तेजस्वी बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए, डायनेस्टी के लिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और सबसे ज्यादा पैसा लेके रख लेने वाले जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के अशराफ हैं, मुफ्ती और अब्दुल्ला। और नेहरू ने उनको पूरा जो है उनको पूरा वो दिया समर्थन। 370 हटने के बाद वहां के गुर्जर बकरवाल और जो दुनिया भर के हमारे जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, या इवन वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनको वोटिंग का अधिकार मिला। और उसके बाद यह अधिकार मिला कि चलो ठीक है, वो पैसा डायरेक्टली आप तक भी पहुंचेगा। दे वर नॉट अलाउड टू वोट। इन वाल्मीकि समाज को कहाँ वोट था देने का? आर यू सीरियस? ये और जो जम्मू एंड पाकिस्तान कश्मीर से में था। हिंदू आए थे, पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे उनको कोई वोटिंग का अधिकार नहीं था, जो कश्मीर में रह गए थे। पंजाब में जो आ गए उनको था, गुजरात में जो आ गए तो अडवाणी जी तो होम मिनिस्टर बन गए। पर जम्मू कश्मीर में जो हिंदू आया पाकिस्तान से, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं था। वाल्मीकि समाज जो पंजाब से गया था उसको वोटिंग का अधिकार नहीं था। और जो गुजर बकरवाल या मुस्लिम समाज था, पसमानदा समाज था जम्मू कश्मीर का, उसके पास कोई जो पैसा भारत सरकार का जाता था वो नहीं पहुंचता था और उसकी कोई ऑडिट भी नहीं थी।
कोई ऑडिट नहीं थी उस पैसे की जो मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने अपनी जेब में रख रखा है। ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कहाँ चले जाते हैं जब समस्या आ जाती है? भैया ठीक है, अशराफ, अशराफ भारत और पाकिस्तान का अशराफ बहुत बड़ा अशराफ है, वो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। चले जाओ दुबई में और चले जाओ यूएई में, चले जाओ सऊदीया में, कुत्ते की तरह ट्रीट किए जाओगे तुम। 3 मुसलमानों की गर्दन उड़ा के हत्या हुई है पाकिस्तान की, 3 पाकिस्तानियों की। क्या उनका वो था? उन्होंने एक सऊदी लड़की से प्यार कर लिया, गर्दन उड़ा दी गई उनकी। ये उनकी औकात है, ये अशराफियों की औकात है सऊदी में और यूएई में। और इसी उत्तर प्रदेश की धरती ने किसको सीएम नहीं बनाया? कल्याण सिंह जी ओबीसी को बनाया, मुलायम सिंह को बनाया, राजनाथ सिंह ठाकुर को बनाया, गुप्ता साहब को बनाया, सीबी गुप्ता जी को बनाया, कांग्रेसियों के ब्राह्मणों को बनाया, एनडी तिवारी और पता नहीं किसको, मायावती जी को बनाया, दलित थी। और उसके बाद एक बिना जाति के सन्यासी योगी जी को बना दिया। इतना फंडा क्लियर कि मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, क्योंकि मुसलमान जैसे ही आजम खां बनता है तो वो दंगा करा देता है और वो हिंदुओं पे, जाटों पे अत्याचार कर देता है। इतना फंडा हमारा क्लियर है। उत्तर प्रदेश में भारतीयता है। 60 करोड़ लोग आए कुंभ में, किसी एक आदमी ने शिकायत नहीं की कि भाई साहब उत्तर प्रदेश ने हमको इल ट्रीट कर दिया कि हम बाहर से आए हुए हैं। सबका दिया कि जिंदगी भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में या न्यास में जो बाबरी मस्जिद बनाएगी, हो सकता है बनाए चाहे ना बनाए, रौनाही में बनाए चाहे ना बनाए, फट जाए, आई डोंट केयर, लेकिन उसमें अंसारी साहब के लड़के को जगह नहीं है क्योंकि वो पसमानदा है। दैट इज हाउ इस्लाम वर्क्स ऑन जातीयता, हायरार्की, एंड दैट इज हाउ हिंदूज वर्क ऑन जातीयता। उत्तर प्रदेश में हर आदमी सीएम है। जी गायत्री जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में फयाज जी। ये जो पहलगाम इंसिडेंस हुआ है और ये जो पाकिस्तान के साथ चल रहा है, उसका इस पॉपुलेशन सेंसस से क्या लेना देना है या इस कास्ट सेंसस से क्या लेना देना? हाउ डू यू सी इट, अगर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करूं? जी देखिए, मैं ये सवाल जो है, मैं बहुत फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन देखिए वो हमारे देश की सुरक्षा की और फॉरेन पॉलिसी की बात है कि पहलगाम पे जो हमारे यहाँ अटैक किया, जिसके लिए पाकिस्तान को दोषी हमारी सरकार मान रही है, हमारी जनता मान रही है, हम लोग मान रहे हैं, उस पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए पूरा देश हमारा एकजुट है। दूसरा सवाल जो आपका जाति जनगणना की थी, ये हमारा इंटरनल मामला है, सोशल जस्टिस से जुड़ा मामला है। भारत एक सुंदर देश है, सोशल जस्टिस की परिकल्पना रही है। सोशल जस्टिस को और सेकुलर करके क्रिश्चियनों को भी, सिखों की भी, मुसलमानों की भी जातियों गिनने की बात हो रही है। यानी सोशल जस्टिस को अब सेकुलराइज करके समाज को आगे ले आने की, मुख्य धारा के समाज में लाने की बात हो रही है। जो अन्य धर्मों में जो पिछड़े रह गए उनको भी मुख्य धारा में लाने की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है। दूसरा जो आपका सवाल था पहलगाम वाला, मैं दोनों में कोई कनेक्शन नहीं देखता हूं, क्योंकि हमारी सरकार जो है मजबूत सरकार है केंद्र में, वो दोनों चीजों को टैकल कर रही है। ये हमारा इंटरनल इशू है, वो हमारा एक्सटर्नल इशू है। उस पे भी हमने चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, हमने एकदम स्पष्ट नीति बताई है कि हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी से किसी मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे। जी गायत्री जी। संदीप जी, आप कोई कनेक्शन देखते हैं दोनों के बीच में, पॉपुलेशन सेंसस, कास्ट सेंसस और पहलगाम में? मैं एक कनेक्शन देखता हूँ मैम, मुझे सीएनआरसी याद आता है। शाहीन बाग पे मुस्लिम बैठे थे, सेकुलर हिंदू चला आया था कि भैया हम कागज नहीं दिखाएंगे। वरुण ग्रोवर जैसा थर्ड रेट आदमी बोल रहा था कि मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, और ये वो कहानी, ये कविताएं दे रहा था मुसलमानों को। 2019 और 2025 में फर्क ये आया है कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू प्ले द विक्टिम कार्ड एनी मोर, नॉट अलाउड। जाति जनगणना, आपको सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। आप अगर हिंदुओं की जाति जनगणना होगी या हिंदुओं के जातीय पैटर्न पर वोटिंग की बात होगी तो आपकी भी होगी। आप मुस्लिम, मैम कितनी बार मैंने टीवी चैनल्स पे देखा है जहां मुस्लिम मौलानाओं ने बोला है कि दलित ये वोट करता है, हिंदू ये वोट करता है। हु द हेल आर यू टू टेल मी कि दलित इज नॉट हिंदू? हिंदू और दलित को बांटने का काम कर रहे हो तुम, और ये आज से नहीं, पता नहीं कब से कर रहे हो। नॉट अलाउड एनी मोर। तुम हमारे में जाति गिनोगे, हम तुम्हारे में 100 जाति गिनेंगे। और अब जो है इसकी परमिशन और इसका विक्टिम कार्ड खेलने की आपको अनुमति नहीं होगी। और ये अशराफ नेता जितने हैं ना, यही वो काम करते हैं। ये मौलाना डॉक्टर साहब बेहतर जानते होंगे कि ये जितने मौलाना हैं यही अशराफ कैटेगरी में जाके फिट बैठते हैं। पसमानदाओं को मौलाना बनने का भी अधिकार नहीं है, हाफिज बनने का भी अधिकार नहीं है।
इनका नंबर लेके 90% इनका नंबर लेके ये बताते हैं कि ये मुसलमानों का संख्या है, लेकिन डील हम करेंगे। अजीब बात है। यहाँ पे मेरे को एक ये नहीं कनेक्शन नजर चलेगा, आता है। ये नहीं चलेगा अब। ये है, जैसे ही पॉपुलेशन सेंसस होगी कागज दिखाना पड़ेगा, और जब आप कागज दिखाओगे एनआरसी तो आप होगी। बांग्लादेशी हो, रोहिंग्याज हो, भारत के नागरिक हो या नहीं हो, कहाँ से आए हो, आपको ये बताना पड़ेगा। और ये जो इसी प्लेस ऑफ इसी बर्थ क्या पॉपुलेशन है? सेंसस नहीं हुआ है, इसीलिए शायद ये छुपकर ये जो 5 लाख बैठी हुई थी महिलाएं, गर्भ मतलब बच्चा पैदा करती हुई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करती हुई महिलाएं, इस तरीके के लोग पकड़े जाएंगे। इधर ईस्ट की बात, वेस्ट की बात हो गई, पाकिस्तानी, और इधर बांग्लादेशी और रोहिंग्यास। जी संदीप जी। गायत्री जी, अभी वीजा का जो निर्णय आया है भारत सरकार का, हमको आपको हवा नहीं थी कि ये भी कहानी भारत में चल रही है। इवन मैं बता रहा हूं, मैं, आप और कोई भी इस समय ये नहीं कह सकता है कि भारत इस कैंसर से किस हद तक पीड़ित है, किस हद तक ग्रसित है, कि ईस्ट वाला पाकिस्तान या वेस्ट वाला पाकिस्तान या हिंदू पाकिस्तानी भी, जो सेकुलर हिंदू है पाकिस्तानी ही है, वो कल का मुसलमान है, ये भी मुझे इस कहने में कोई डाउट नहीं है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं वो कल को मुसलमान हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट इज कि वो लोग जो है, और मुसलमान ऐसे नहीं होंगे, वो अशराफ ग्रसित अशराफ मानसिकता वाले मुसलमान होंगे कि हमको हिंदू पे रूल करना है। और उसमें क्या है, उसमें सबकी बत्ती लगेगी, चाहे हिंदू की जातियां हो चाहे पसमानदा हो, वो सबकी बत्ती लगा के रखेंगे। और मैटर क्या है कि इसमें एनआरसी में यह जानना बहुत जरूरी है कि हम अभी किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पहलगाम हुआ तो हमको ये पता चला, एक साल पहले पता चला कि अच्छा वक्फ नाम पे हमारी प्रॉपर्टीज में कब्जा हो रखा है। पहलगाम हुआ तो हमको ये पता चला कि अरे भाई साहब, पाकिस्तानी औरतें यहाँ पे आ रही हैं बहू बन के और यहाँ के दामाद बन के, मतलब इट्स मैडनेस एंड वी आर शॉक्ड। हमको पता नहीं है। और अगेन, जब ये जाति जनगणना होगी तो अभी कौन सी बात हमारे सामने आके खुलेगी वो भी हमको आपको पता नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर दिस। हाँ, मोदी जी करेंगे, सब ठीक करेंगे, ये मुझे पता है। अगर जाति जनगणना मोदी जी करेंगे, उनकी सरकार करेगी, तो वी विल गेट सम रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट भारत। राहुल गांधी करेगा, कांग्रेस करेगी, अखिलेश करेगा, तेजस्वी करेंगे, केजरीवाल करेगा, तो वो तो फिर वही करेंगे जो आज तक हमारे साथ होता आया है। हिंदुओं को बेवकूफ बना के, उनका टैक्स लेके, बस अपने अपने आप को सत्ता में रख के, बेटी की शादी करोड़ों की करवा के, दे विल बी हैप्पी, बाकी लोग जाए भाड़ में जाए। सो वी नीड टू रियली बी वेरी क्लियर कि कौन सा नेतृत्व ये जनगणना करवा रहा है, जाति हो चाहे कोई भी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इंटेंट। कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर टोटली नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ये पूरा सेंटर कंट्रोल होता है, सेंटर करती है, सेंटर के ऑफिसर्स होते हैं, एंड दे ऑलवेज मूव विद प्रोटेक्टेड ऑफिसर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि भाई चले गए घर घर चले गए। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, सीए एनआरसी वापस लौट कर आ गया अगर मैं कहूँ तो। उसके साथ साथ बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो रह रहे हैं उनके बारे में भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% होगा। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन इज नॉट ईजी। यहाँ पे 5 लोग घर के संभलते नहीं है। इट विल नॉट बी एन ईजी टास्क। बट हाँ, मैं ये बोलूंगी मोटा मोटी तो होगा, मैक्रो तो होगा, माइक्रो तो डिटेलिंग वक्त के साथ ही वो फिल्टर आउट होगी। और आपको भारत में आने का इतना ही शौक है तो भारतीय बन जाओ ना, पूरा अपनी जमीन पे लेकर आओ, साथ में इंटीग्रेट विद द लैंड। गायत्री और दीदी, पॉपुलेशन करके लेकर आओगे जी। आधी जनगणना हो चुकी है, प्रयागराज में आए थे आधे, वहां सारे काउंटेड हो चुके हैं आधे से। यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि हमने अभी तक एक एंगल पे बात नहीं किया, एंड दैट विल बी द आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी मिस इट, कि क्रिश्चियंस में भी तो होती है। आज तक कोई बात नहीं करे। अच्छा, ये तो वो है जो वैटिकन ने बनाए हुए हैं, वैटिकन वाले। अरे यहाँ पर तो मैंने देखा है एक दिन, बस मतलब मैं बहुत लंबे समय की बात है, मैं न्यूज़पेपर खोल के बैठी हुई थी, मैट्रिमोनियल सेक्शन हमने खोला, किसी के लिए हम लड़का लड़की ढूंढ रहे थे, पता चला कि ब्राह्मण क्रिश्चियन, क्या था, ओबीसी क्रिश्चियन, सम दिस क्रिश्चियन, हिंदू वाली कास्ट रखी हुई है और क्रिश्चियन भी बने हुए हैं। ये कौन सा कहानी चल रही है? ये एक अलग लेवल की कहानी चल रही है। फयाज भाई, आप आंध्र प्रदेश, नहीं देखिए, आंध्र प्रदेश का जो है या तेलंगाना के जब ओबीसी की आप लिस्ट देखेंगी तो उसमें सब कैटेगराइजेशन, उसमें जो कैटेगरी सी है
वो क्रिश्चियन कन्वर्टेड ओबीसी की कैटेगरी है, यानी क्रिश्चियन कन्वर्ट हो, जो ओबीसी जातियां क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुई हैं, वो जो है कैटेगरी सी में रखी गई है, तेलंगाना और आंध्रा के ओबीसी के जो वर्गीकरण है उसमें। जी, संदीप जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये ब्राह्मण क्रिश्चियंस कहाँ से आए? हाँ, मुझे पेंटेकॉस्टल और ये सब वाले तो डिवीजन समझ में आ रही थी जो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा रही हूँ। ऑर्थोडॉक्स हो गए, बैप्टिस्ट दोन हो गए, कैथोलिक हो गए, कॉप्टिक हो गए, एंग्लिकल हो गए, लुथेरन कौन है? ये मैंने नहीं सुना। उसके साथ-साथ ब्राह्मण भी हो गए, क्षत्रिय भी हो गए, बनिया भी हो गए, हरिजन भी हो गए। ऐसे तो बड़ी बड़ी मजेदार डिवीजन है ये तो। देखिए मैम, कन्वर्टेड मुसलमान और कन्वर्टेड क्रिश्चियन में एक ही डिफरेंस है। कन्वर्टेड क्रिश्चियन अपना हिंदू नाम नहीं बदलता है। जगन मोहन रेड्डी क्रिश्चियन, उदयनिधि स्टालिन वो अपने आप को बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा, अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस की एक कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें सब बैठे हुए थे, दो सोफे लगे थे। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयर पे बिठाया, बगल में बिठाया अंबिका सोनी को, और राहुल गांधी के बगल में बैठा केसी वेणुगोपाल। चारों क्रिश्चियन रहे। सोनिया गांधी ने किसी को अपने आसपास को किसी को ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं दी अगर वो क्रिश्चियन नहीं होते। ठीक है। एलटीटी, मैंने आपके वीडियो पे बात की थी, एलटीटी का जो सबसे बड़ा वो था टेररिस्ट प्रभाकरन क्रिश्चियन। अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताऊंगा, शायद दर्शक उससे रिलेट कर पाएंगे। मार्वल मूवीज है ना, जो मार्वल कॉमिक्स हैं, तो जिसमें आयरन मैन और अवेंजर्स और दुनिया भर की चीजें आई हैं, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ कॉमिक्स है सीक्रेट इन्वेजन, जिसमें क्या होता है कि दूसरे ग्रह से लोग आते हैं और वो यहाँ के लोगों जैसा ही बन जाते हैं, वो वैसा ही चेहरा बॉडी अडॉप्ट कर लेते हैं, और किसी को पता ही नहीं चलता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जो है दूसरे ग्रह का आदमी है। क्रिश्चियंस ने ये किया है भारत के साथ में। संख्या कम है, नाम नहीं बदला है, चेहरा वही है, ब्राउन है। नेहरू से बड़ा तो ब्रिटिश का एजेंट कोई था ही नहीं। और आई एम नो राजा राम मोहन राय क्रिप्टो क्रिश्चियन, कब रहे लंदन में? अभी तो हमको आपको हवा नहीं है कि कितने क्रिप्टो क्रिश्चियन जो है हमारी आपके आंख के सामने निकल के उनकी कब्रें हैं, और वो हिंदू नाम से और हिंदू वेशभूषा से, और मलयालम की जितनी फिल्में आजकल चल रही है वो एक अलग कहानी है। आई विल नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। क्रिश्चियंस आर वे मोर सिनिस्टर इन कैप्चरिंग इंडिया। दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उनके मुसलमानों में यही डिफरेंस है कि मुसलमान जब हिंदू जब कन्वर्ट होता है किसी मुसलमान के हाथों, तो अपना नाम बदल लेता है, पर क्रिश्चियन नाम नहीं बदलता, वेशभूषा नहीं बदलता, बिंदी चूड़ी सब रखेगा, काम करेगा क्रिश्चियन वाला। पूरा पंजाब क्रिश्चियन हो रखा है। वो चन्नी जो है वो क्रिश्चियन है, सीएम था, जट पगड़ीधारी। पूरा पंजाब इस समय क्रिश्चियनिटी के हवाले रख दिया गया है। अंकुर नरूला, बलजिंदर सिंह और पता नहीं क्या क्या, और किसी को हवा नहीं है। क्यों? नाम वही है। हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का जो महारत क्रिश्चियंस के पास है, भाई साहब, वो तो इस्लाम के पास और मुसलमान अशराफों के पास भी नहीं। तो दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, शिकार हम है। ये हो रहा है। अब भगवान करे इस जातिगत जनगणना में ये भी पता चले कि कौन कौन, मनमोहन सिंह भी क्रिश्चियन निकले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। गायत्री जी, उसकी बेटी वो ओआरएफ और जॉर्ज सोरोस के साथ काम कर रही है, बिना क्रिश्चियन हुए उसको काम दे रहे हैं उसको। अमर्त्य सेन अगर रॉथस्चाइल्ड का दामाद है तो बिना क्रिश्चियन हुए कैसे काम कर सकता है? मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये सारे हिंदू नाम वाले क्रिश्चियन निकले तो। भगवान करे इनकी भी जातिगत जनगणना हो, इनका धर्मगत तो 100% हो, जातिगत के ऊपर एक धर्म वाला भी कॉलम होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा धर्म है भाई। मजहब है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, हु द हेल आर यू? अरे जुडिशरी में कितने निकलेंगे क्रिश्चियन, आपको हवा नहीं है भाई। आप जुडिशरी में 36 जज हैं, आप उनके नाम उठा लीजिए। ये पारदी वाला क्यों हंसता है, या वो केजी थॉमस क्यों हंसता है जब मुस्लिम हिंदुओं पे हत्याकांड, हिंदुओं के हत्याकांड पर बात होती है तो ही स्माइलिंग। जुडिशरी में कितने क्रिश्चियन निकलेंगे हमको आपको अंदाजा नहीं है। भगवान करे इस माध्यम से मोदी जी निकाल के ये भी रख दें कि हे प्रभु, कौन रूल कर रहा था तुमको, कौन तुम पे अत्याचार कर रहा था, कितने ब्यूरोक्रेट क्रिश्चियन निकलेंगे हिंदू नाम के, हमको आपको अंदाजा नहीं है। वी डोंट हैव अ क्लू।
अगर मुझे इस हफ्ते से पहले तक ये अंदाजा नहीं था कि देश में 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी इंसान, औरतें, बच्चे पासपोर्ट लेके भारत में रह रहे थे, तो भाई साहब मुझे तो भारत का अभी भी अंदाजा नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर द जातिगत जनगणना डन भाई श्री नरेंद्र मोदी, उनका इंटेंट क्लियर होगा। और द स्ट्रेटेजी ऑफ अमित शाह, जातीय जनगणना, हमें पॉपुलेशन सेंसस भी चाहिए। ये पॉपुलेशन सेंसस हड़प्पा मोहनजोदारो का है, सॉरी टू से, इट्स अ वेरी ओल्ड पॉपुलेशन सेंसस जिस पे हम कर रहे हैं, और वो भी मनमोहन जी की सरकार में हुआ था। और बहुत नहीं सारा ब्रिटिशर्स ने देके गया है ना, ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, वो नहीं दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशली अगर व्यूअर्स उठाकर देखेंगे, द डेटा हैज बीन फज्ड अप, मतलब डेटा को मैनिपुलेट किया गया था, और ये बात न्यूज में भी थी उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के टाइम पर। और इस बात को बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने उठाया भी था कि भाई आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो, दिस हैज टू बी करेक्टेड, दिस इज रॉन्ग, यहाँ की न्यूज गलत आ रही है, वहां की न्यूज गलत आ रही है। पर क्योंकि वहां पर अपनी मनमानी सरकार थी अब्दुल्ला की और मुफ्ती मैडम की, तो उनका जो मन किया उन लोगों ने किया, और सेंटर में बैठे हुए थे मोनी बाबा जी, उन्होंने किया जो किया। सो द पॉपुलेशन सेंसस दैट वी हैव इज आल्सो वेरी ओल्ड। और पॉपुलेशन सेंसस, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस का मैटर ही नहीं है सिर्फ, ये बांग्लादेशीज का भी है, रोहिंग्यास का भी है, और बहुत सारे आई एम श्योर श्रीलंका से भी बहुत सारे लोग होंगे, नेपाल से भी बहुत सारे लोग होंगे। इनका भी तो देखना जरूरी है कि बाहर से कौन कौन आए जो धर्मशाला बनाकर बैठा हुआ है यहाँ पे। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट वी नीड टू नो। सो इट इज नेसेसरी वी फोकस ऑन दैट। और ये फयाज भाई, आई एम श्योर यू विल एग्री विद दैट, दिस इज रिलेटेड टू पहलगाम फॉर द मैटर सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये जो अंदर बैठे हुए हैं ना, अंदर, ये ज्यादा खतरनाक हो रखे हैं। और फयाज भाई, ज्यादा दंगे जो होते हैं अगर आप देखें तो ये पासमानदार से कराए जाते हैं। ये पासमानदार को 500 रुपए का दे दिया, गरीब हैं जैसे भी हैं, ज्यादातर वही भीड़ होती है। हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा 500 रुपए देकर कराया जाता था। और अभी भी आप जितने भी जहां देख लीजिए जो आवाजें आ रही हैं, जो उठ रही हैं, उनको गरीब रखा गया, उनको जानबूझकर खाने को नहीं, कपड़े को नहीं, पढ़ने को नहीं, तो बुद्धि में जो मदरसा में डाला गया वही आएगा। सो दिस इज रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एंड ऑब्वियसली आगे चल के जो वुमेन बिल है, 33% रिजर्वेशन एंड मेनी अदर फैक्टर्स, दिस इज अ बिग एक्सरसाइज। और ये मास्टर स्ट्रोक मानती हूँ मैं मोदी गवर्नमेंट का, दैट टू कमिंग एट अ मोमेंट जब पाकिस्तान वेट कर रहा है कि ये बम कब गिराएंगे। आपने ये जो 5 लाख महिलाएं छोड़ी हुई हैं, ये 5 लाख बम से कम नहीं है यहाँ पर, ये 5 लाख जासूस हैं यहाँ पे। उसके अलावा बांग्लादेश और रोहिंग्यास की तो कोई गिनती ही नहीं है। जी, 5 थैंक यू करोड़। सो मच। जी, 5 करोड़। फयाज भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग व्हाइल वी वाइंड अप? संदीप भाई, आपका तो नेचुरल रोशनी जा नहीं चुकी है। ठीक है। हाँ हाँ नहीं, हम लोगों ने जो है बात कर ले, तकरीबन सारी बातें इसमें आ गई। जी, थैंक यू सो समाप्त मच फॉर करते हैं ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से जी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय हर श्री हर राम। महादेव। जय हिंद, जय श्री राम।